Hello my dear friends, good morning all of you. मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा कोचिंग चैनल है कादरी कोचिंग क्लासेस। आज मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आज का हमारा वह विषय होगा, वह टॉपिक होगा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, अर्थात इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई टॉपिक नहीं होगा। टॉपिक हमारा क्या है आप लोग देख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी के विषय में मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ आप लोगों से, जो हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी एक कई बुकों से निष्कर्ष को निचोड़ करके तब मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूं कि रियल में हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी है क्या। अध्ययन की सुविधा के लिए इसको हमने 4 भागों में बांट दिया। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें क्लास 9 से लेकर के आप जब तक पढ़ेंगे मास्टरेट डिग्री लेवल तक, एमएससी तक, यदि आपने बायोलॉजी से एमएससी किया, जूलॉजी से एमएससी किया, बॉटनी से एमएससी किया, तो आपको हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी जानना नितांत आवश्यक है। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि ढेर सारे एग्जामिनेशन में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस अध्याय से इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अच्छे अच्छे टीचरों का, अच्छे अच्छे बच्चों का कुछ न कुछ कहीं न कहीं से गड़बड़ हो जाता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जो मैं ईयर बता रहा हूं उस ईयर को नोट करेंगे और जिस साइंटिस्ट को बता रहा हूं, जिस फिलॉसफर को बता रहा हूं, उस साइंटिस्ट या उस फिलॉसफर का नाम नोट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि मेरा कोचिंग चैनल जो YouTube का चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आज का ये उन्वान, ये टॉपिक, ये अध्याय जो मैं बताने चल रहा हूं ये फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा। और जब भी आप सर्च करेंगे, ये मेरा चैलेंज है कि आपको मेरे ही चैनल पर मिलेगा, ये किसी और दूसरे के चैनल पर नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का इतिहास। ध्यान रहे, यहां पर मैंने प्राणी विज्ञान का इतिहास नहीं कहा, यहां पर मैंने जंतु विज्ञान का इतिहास नहीं कहा, यहां मैंने कहा बायोलॉजी, जीव विज्ञान का इतिहास, अर्थात जंतुओं और वनस्पतियों दोनों के विज्ञान का इतिहास है यह। अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने कहा कि मैं इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। एक को मैंने कहा एंशिएंट पीरियड, प्राचीन काल, एंशिएंट पीरियड को प्राचीन काल। दूसरे को मैंने कहा डार्क एज ऑफ पीरियड, अंधकार युग, डार्क एज ऑफ पीरियड, अंधकार युग। तीसरे को मैंने कहा रिवाइवल पीरियड, पुनर्जागरण काल। चौथे को मैंने कहा करंट पीरियड, वर्तमान काल। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन चारों कालों को पहले नोट कर लें। एंशिएंट पीरियड, डार्क एज ऑफ पीरियड, रिवाइवल पीरियड, करंट पीरियड। इस पीरियड में कब और क्या हुआ है, इसी के विषय में हम आप आज अध्ययन करेंगे। तो इसमें फिगर नहीं है, सिर्फ हम आपको ईयर बताएंगे और साइंटिस्ट बताएंगे और साइंटिस्टों के साथ उनकी थियरी बताएंगे कि उन साइंटिस्टों ने क्या किया है, किस लिए उनका नाम आज हम और आप आदर के साथ ले रहे हैं। तो सबसे पहले आइए चलते हैं कि जीव विज्ञान की जो थियरी दी गई, सबसे पहली थियरी अगर दिया है एंशिएंट पीरियड में, तो पहली थियरी दिया है एनाक्सिमेंडर ने। फिलॉसफर रहे एनाक्सिमेंडर,
जो 611 से लेकर के 547 BC, एडी नहीं बेटा, BC मीन्स 611 से लेकर के 547 BC में सर एनॉक्सिमेंडर ने कहा कि स्पॉन्टेनियस थियरी, स्वतः जननवाद। तो स्वतः जननवाद सबसे पहले किसने दिया? एनॉक्सिमेंडर ने दिया। कब दिया? 611 से 547 BC में, 547 BC में, बिफोर क्राइस्ट। बैक सेंचुरी में आप जाइए तो जब ईसा पूर्व इसको कहते हैं, ईपू लिखते हैं, ईसा पूर्व। दूसरे साइंटिस्ट हैं एम्पीडोक्लीस। 495 BC से लेकर के 425 BC तक इनका लाइफ टाइम ऑफ पीरियड रहा है। और इन्होंने अपनी थियरी में जो है तमाम प्रकार के कल्पनाओं को दिया है। इनकी पहली कल्पना जो आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कल्पना है, वह कल्पना है विकास कल्पना, अर्थात थियरी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ इवोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई पूछे कि हु इज द फादर ऑफ इवोल्यूशन, आप बोलेंगे एम्पीडोक्लीस। एम्पीडोक्लीस इज द फादर ऑफ इवोल्यूशन। इन विच ईयर? 1495 टू 1425 BC। थर्ड पे आते हैं हिपोक्रेट्स। तीसरे पर आते हैं हिपोक्रेट्स, 460 अप टू 375 BC। 460 अप टू 375 BC। इनको कहा गया चिकित्सा शास्त्र के जनक। ये जो है चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं, मीन्स फादर ऑफ मेडिसिन। इनको बोला गया फादर ऑफ मेडिसिन। और एम्पीडोक्लीस को क्या बोला जा रहा है? एम्पीडोक्लीस को बोला जा रहा है फादर ऑफ इवोल्यूशन। इनको बोला गया फादर ऑफ मेडिसिन। इसके बाद हमारे अगले साइंटिस्ट आते हैं अरिस्टोटल, जिनका नाम आप लोगों ने हर विषय में, हर क्षेत्र में सुना होगा कि अरिस्टोटल, अरस्तु, जिनके विषय में तमाम सारी चीजों को अध्ययन आप लोगों ने किया होगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इस तरह से जितनी भी शाखाएं हैं, लगभग सभी शाखाओं की उत्पत्ति के विषय में अगर अध्ययन किया है तो अरिस्टोटल ने किया है। और अरिस्टोटल की थियरी जो आ रही है वह 384 से लेकर के 322 तक का आ रही है। मीन्स 384 से 322 BC, बिफोर क्राइस्ट। 384 से लेकर के 384 से लेकर के 322 तक। तो इन्होंने सिकंदर, इनके जो उस्ताद थे, इनके जो गुरु थे, वो सिकंदर जो है इनके शिष्य, अगर ये कहा जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि गुरु के ये थे। इन्होंने ही सबसे पहले उपदेश देना शुरू किया था, ज्ञानार्जन करना शुरू कराया था। इसीलिए इनके शिष्य के रूप में अगर पहला शिष्य आप जानते हैं तो सिकंदर महान है। अब आप लोगों ने नाम सुना होगा सिकंदर महान का। इनका पहला शिष्य है सिकंदर महान, जिसके विषय में इन्होंने ढेर सारी थियरियों के विषय में डिस्कस किया। और इन्होंने हिस्टोरिया एनिमैलियम इनकी जो बुक रही है, हिस्टोरिया एनिमैलियम, इस बुक में इन्होंने लगभग 500 एनिमल्स का डिस्कस किया है। 500 एनिमल्स का डिस्कस किया इन्होंने अपनी बुक में, जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमैलियम। तो ध्यान दीजिएगा, हिस्टोरिया एनिमैलियम में इन्होंने 500 एनिमल्स का डिस्कस किया। और उस समय इनको बोला गया फादर ऑफ जूलॉजी। क्या बोला गया? फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। ध्यान दीजिएगा, अगर थियोफ्रास्टस के बेटा इनके शिष्य हैं थियोफ्रास्टस। ध्यान दीजिएगा, अरिस्टोटल के शिष्य हैं जो महान योद्धा था सिकंदर महान, और अरिस्टोटल के थियोरेटिकल जो है शिष्य हैं, जो उन्होंने आपसे सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त किया, और उनका नाम है थियोफ्रास्टस, जो बॉटनी के जन्मदाता हैं। तो जूलॉजी के विषय में अगर स्टडी किया, अगर डिस्कस किया,
तो सबसे पहले डिस्कस किया है एरिस्टोटल ने डिस्कस किया। माय डियर फ्रेंड्स, अब आ जाइए थियोफ्रस्टस के ऊपर। थियोफ्रस्टस 370 से लेकर के 285 बीसी, 285 बीसी अर्थात 370 से लेकर के 322 बीसी तक जो है 370 से लेकर के 285 बीसी तक 285 बीसी तक अगर अध्ययन किया है तो उस विषय में अध्ययन किया है जो है थियोफ्रस्टस ने। और थियोफ्रस्टस की बुक का नाम जो है आप लोग ध्यान देंगे कि इन्होंने लिखा है द कॉजेज ऑफ प्लांट्स। इनकी बुक का नाम है द कॉजेज ऑफ प्लांट्स। यह जो वैसे तो इनकी एक बुक और छपी हुई है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम इनकी बुक का नाम है और इन्होंने जो दूसरी बुक लिखा है उसका नाम है कॉजेज ऑफ प्लांट्स। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने दो बुक का नाम बताया, हिस्टोरिया प्लांटेरम एंड कॉजेज ऑफ प्लांट्स। ये दोनों बुकें जो हैं ये किसकी लिखी हुई है? थियोफ्रस्टस की लिखी हुई है। इसीलिए थियोफ्रस्टस को कहा गया फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पत विज्ञान का पिता इनको बोला गया। इसके बाद के साइंटिस्ट प्लाइनी आते हैं। प्लाइनी 23 से लेकर के 79 बीसी, 23 से लेकर के 79 बीसी एडी में आते हैं, प्लाइनी 23 से लेकर के 79 एडी में आते हैं। और इन्होंने हिस्टोरिया नेचुरलिस जो बुक लिखी गई, हिस्टोरिया नेचुरलिस नाम की बुक में लगभग 1000 औषधियों को प्रदान करने का विवरण बताया। इन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि जो प्लांट्स दिए गए हैं इन बुक्स में, इन प्लांट्स में लगभग 1000 ऐसे पौधे हैं जिनसे मेडिसिन प्राप्त की जा सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि इस तरह से मैंने थियोफ्रस्टस के विषय में बताया और प्लाइनी के विषय में बताया। और लास्ट क्या ये देखते हैं गैलेन साइंटिस्ट जो हैं वह 130 से लेकर 200 एडी में आ गए, एडी में आ गए, बीसी में नहीं, बीसी के समाप्त हो गए। ध्यान दीजिएगा, मैंने थियोफ्रस्टस की थियरी पढ़ा करके आपको बीसी की थियरी समाप्त कर दिया। अब आ जाइए सेंचुरी में, जब से सेंचुरी चली है तब से आइए। तो वहां पर गैलन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इन्होंने जंतुओं के शरीर के अंतरांगों का अध्ययन किया। किसी भी जीव को लिया और उसके बॉडी को सीजर कर दिया, ऑपरेट कर दिया, और ऑपरेट करने के बाद उनके विषय में जो अध्ययन किया, जो स्टडी किया, उस स्टडी को कहा गया जो है कि यह कहा गया कि शारीरिक क्रिया विज्ञान। तो शारीरिक क्रिया विज्ञान का अध्ययन अगर किसी ने किया है तो गैलन ने किया है। अब आइए, यह युग जो रहा है यह मैंने बताया कि एंशिएंट पीरियड रहा। माय डियर फ्रेंड्स, फिर से एक बार नाम मैं बता रहा हूं, यार आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नाम मैं बता रहा हूं, एनाक्सिमेंडर, एम्पिडोक्लिस, थियोफ्रस्टस, अरिस्टोटल, और जो है लास्ट में आ जाते हैं प्लाइनी और गैलन। ये ऐसे फिलासफर रहे, साइंटिस्ट नहीं, फिलासफर रहे जिन्होंने अपनी फिलासफी दिया है। ये ऐसे फिलासफर रहे हैं जिन्होंने बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है, ऐसा नहीं कि जिस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाए जीव विज्ञान है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाए जीव विज्ञान है। इतना कह देने से पर्याप्त नहीं होगा, आपको इसकी हिस्ट्री को भी जानने की नितांत आवश्यकता होगी। तो इसी आवश्यकता में मैंने आपको एक फेज पूरी बता दिया जिसका नाम दिया गया एंशिएंट पीरियड या प्राचीन काल। तो प्राचीन काल के ये 7 ऐसे फिलासफर रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी थियरी को डिस्कस किया है। और क्या डिस्कस किया इसका नाम मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए डार्क एज ऑफ पीरियड। ध्यान दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, एक समय ऐसा भी आया था कि 1200 सालों तक विज्ञान ने कोई उन्नति नहीं किया था, कोई प्रगति नहीं किया था। अर्थात जो अरिस्टोटल की थियरी थी, जो थियोफ्रस्टस की थियरी थी, जो गैलन की थियरी थी, जो एम्पिडोक्लिस की थियरी थी, जो एनाक्सिमेंडर की थियरी थी, इन्हीं थियरियों के विषय में लगातार अध्ययन किया जाता रहा और 1200 सालों तक इस विषय में कोई अध्ययन नहीं किया गया। इसीलिए विज्ञान की भाषा में इसको कहा जाता है डार्क एज, अंधकार युग। अंधकार युग का आशय यह होता है कि अंधकार अर्थात इसमें ऐसा टॉपिक दिया जाएगा
कि ऐसा कोई भी ऐसा टॉपिक इसमें नहीं खोजा गया। इसके बाद ऐसा टॉपिक आपको दिया जाएगा जिससे आप ये समझेंगे कि हाँ यहाँ पर ये खोज हुई है। तो अब इसके यहाँ तक की थियरी को जो दिया है वो फिलासफरों ने दिया है। अब आइए आगे की थियरी अंधकार युग में देखें। तो अंधकार युग में मैंने भी आपको बताया कि अंधकार युग की शुरुआत जो होती है वो 611 से होती है, 611 से होती है, और 611 से होते हुए 200 एडी तक आती है। 200 एडी तक आती है। यहाँ तक की थियरी को हम कहते हैं कि डार्क यह जो है एक एंशिएंट हिस्ट्री है बायोलॉजी की। उसके बाद की थियरी आती है अंधकार युग। अंधकार युग के विषय मैंने आपको बताया कि एक ऐसा काल रहा है जिस विषय में कोई भी थियरी लॉन्च नहीं की गई, जिस विषय में किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया गया, इसीलिए इसको कहा गया डार्क एज। अब आइए देखते हैं अगला मैं बता रहा हूं कि रिवाइवल पीरियड, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल जिसके कहने से ही स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान ने फिर से जागृति उत्पन्न की। पुनर्जागरण, फिर से जागृति उत्पन्न हुई, पुनः जागृत हुए। कहाँ के लिए? विज्ञान के अध्ययन करने के लिए पुनः जागृत हुए। तो इतने सालों तक तो विज्ञान का कोई अध्ययन नहीं था। जितने सालों तक विज्ञान का कोई अध्ययन नहीं था उसको हमने कहा कि डार्क एज ऑफ पीरियड है। क्या है? डार्क एज ऑफ पीरियड है। अब इसके बाद आता है रिवाइवल पीरियड। इस रिवाइवल पीरियड में ढेर सारे साइंटिस्ट आएंगे जो कि अपने अपने सिद्धांत देंगे और विथ प्रैक्टिकल करेंगे, तभी जाकर इनको नया एक एविडेंस मिलेगा। प्रैक्टिकल करेंगे तभी इनको रिजल्ट मिलेगा। प्रैक्टिकल करेंगे तभी इनको एक्सपीरियंस होगा। प्रैक्टिकल करने के पश्चात ही अपनी थियरी को लॉन्च करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन्होंने अब एडी में आते हैं। तो मैंने कहा कि 1200 सालों तक कोई इतिहास नहीं मिल रहा है और उसके बाद इसीलिए इसको डार्क एज ऑफ पीरियड बोला गया। अब देखते हैं कि इसके बाद अल्बर्ट मैग्नस हैं। अल्बर्ट मैग्नस, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखा था ऑन एनिमल्स लिखा था सन 1200 में। 1200 ईस्वी में लिखा है और इनका पूरा लाइफ स्पान रहा है 1200 से लेकर के 1280 तक, अर्थात 1200 से लेकर के 1280 तक, अर्थात इनका टोटल लाइफ स्पान रहा है 80 ईयर्स। अपने इस 80 ईयर्स में इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम दिया गया ऑन एनिमल्स। अब ऑन एनिमल्स नामक बुक लिखा जिसमें इन्होंने ढेर सारे एनिमल्स के विषय में स्टडी किया, ढेर सारे जीवों के विषय में अध्ययन किया और उनके विषय में अध्ययन करने के उपरांत तब ये अपनी थियरी को लॉन्च किए हैं, तब अपने सिद्धांत को लॉन्च किए हैं। अब इसके बाद आते हैं एंड्रियास वेसेलियस। यह है 1514 से लेकर के ये 1564 1564 तक इन्होंने ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर क्या है और हमारे शरीर का कंकाल कैसे करना पड़ा, कंकाल बना कैसे। ध्यान रहे माय डियर फ्रेंड्स, यही वह पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मानव कंकाल की चोरी भी किया था। यह याद रखिएगा, पहले साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने मानव कंकाल की चोरी भी किया था और एक अपराधी की भांति इनको पकड़ा गया था। फिर भी ये किस लिए चोरी किया था? अपने लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, हम सबके लिए किया था कि मानव के विषय में कंकाल की हिस्ट्री क्या होती है, कंकाल कैसे बनते हैं, कंकाल है क्या वास्तव में, किस प्रकार से इसी कंकाल के सहारे मानव अपना पूरा जीवन यापन जी रहा है। क्यों? कंकाल में कोई डैमेजिंग इफेक्ट आ जाता है तो आदमी पैरालाइज हो जाता है, आदमी जो है पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, गर्दन की नस टूट जाती है, गर्दन की हड्डियां टूट जाती हैं, ब्रेन की जो है हड्डियां टूट जाती हैं। तो किस तरह से क्या है इसी का अध्ययन किया था जो है एंड्रियास वेसेलियस ने। और इसके बाद जो है फादर स्योरेस के विषय मैंने बताया जो 1548 से लेकर के 1617 तक है, 1548 से लेकर के 1647 तक है, 1617 तक है। और ये 1617 तक इन्होंने एक विशिष्ट सृष्टिवाद बताया, विशिष्ट सृष्टिवाद, स्पेशल क्रिएशन, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, विशिष्ट सृष्टिवाद, अर्थात इस पृथ्वी पर जीवन की रचना, जीवन की उत्पत्ति स्वयं हुई, विशिष्ट सृष्टिवाद। अर्थात यहां यह मान रहे हैं
कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव आए, ये सारे के सारे जीव ये कहीं न कहीं से जो है ये आए हैं, किसी न किसी अन्य ग्रहों पर से आए हैं, ऐसा इनका मानना था। इसीलिए इन्होंने कहा कि यह विशिष्ट सृष्टिवाद है। इसके बाद की थियरी आती है 1590 से लेकर के 1610 की। तो यहाँ पर जैकिरियस जॉनसन, अब आइए देखते हैं कितनी आधुनिक और इंटरेस्टिंग थियरी आ रही माय डियर फ्रेंड्स। जैकिरियस जॉनसन, जिन्होंने जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज किया। जब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज किया तो ध्यान रहे कि इनके पुत्र हैंस, अभी ये पूछा जाए कि जैकिरियस जॉनसन ने क्या अकेले ही माइक्रोस्कोप की खोज किया, तो ऐसा नहीं है। जैकिरियस जॉनसन ने अकेले माइक्रोस्कोप की खोज नहीं किया है। जैकिरियस जॉनसन अपने पुत्र हैंस के साथ मिलकर के जो है अपने पुत्र हैंस के साथ मिलकर के इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज किया। और आज हम और आप यह देख रहे हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस तरह से वह डेवलपिंग कंडीशन में है, और आज हम और आप किस तरह से जो है डेवलप कर रहे हैं, किस तरह से जो है कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है इनकी थियरी जो है स्पष्ट करती है, वह यह स्पष्ट करती है कि किस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने के साथ ही साथ आप लोग जो ने यह ध्यान दिया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने के साथ ही साथ इन लोगों ने ढेर सारी थियरियों का अध्ययन किया। उसके बाद की थियरी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने सबसे पहले चश्मे का निर्माण इन्होंने ही किया था। अगर ये कोई पूछता है कि सबसे पहले चश्मे का निर्माण किसने किया था, तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले चश्मों का निर्माण जो है वो जैकिरियस जॉनसन ने किया था, जो हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। अब इसके बाद आते हैं विलियम हार्वे। 1628 विलियम हार्वे, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किया। ध्यान रहे कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किया, और बाद में अंग्रेज के डॉक्टर बने, अंग्रेज डॉक्टर बने ये। और इन्होंने सबसे पहले, मैंने आपको बताया कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है और किस तरह से चलता है, उसके विषय में विलियम हार्वे ने, अगर कोई कहता है कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया, तो आप बताएंगे विलियम हार्वे ने किया। आगे आते हैं 1660 में आते हैं जो है 1660 में आते हैं मार्सेलो मैलपिगी। मार्सेलो मैलपिगी आप लोगों ने देखा, यही मार्सेलो मैलपिगी है जिन्होंने मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, अपने ही नाम पर मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स आर्थ्रोपोड में, जब मैं इसके पहले आपको बता रहा था तो उसके पहले की थियरी मैंने आपको बताया था कि जो है ये जो है मार्सेलो मैलपिगी अपने एंशिएंट थियरी में सारा डिस्कस कर दिया इन्होंने। आप लोग एक बार इसको उतार लीजिए, इसके बाद मैं बता रहा हूं। एंशिएंट थियरी में जब इन्होंने अपने सारे पॉइंट को डिस्कस किया, सारे पॉइंट को डिस्कस करने के पश्चात उस थियरी से सारे पॉइंट को इन्होंने डिस्कस कर दिया, तब जाकर के अब ये बता रहे हैं कि किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन, किसी भी एनिमल में ब्लड का सर्कुलेशन किस प्रकार से हो रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस पूरी थियरी को उतार लिया होगा। अब आगे चलते हैं। हमारा अगली थियरी आती है, हमारी अगली थियरी आती है, यहां तक तो आपने देख लिया। 1665 की थियरी आती है रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक की जो थियरी आती है, रॉबर्ट हुक की जो थियरी आती है, जिसके विषय में आपने सोचा होगा कि रॉबर्ट हुक क्या है, कौन है। आप लोगों ने पढ़ा है रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज किया। उन्होंने ही जो है कोशिका की खोज किया और बताया कि यह जो है एक हॉलो चैम्बर है, या एक ऐसा चैम्बर है जो हनी कॉम्ब के समान होता है। लेकिन किया कैसे? रॉबर्ट हुक ने स्वयं एक माइक्रोस्कोप बना था माय डियर फ्रेंड्स, जिसका नाम सिंपल माइक्रोस्कोप था, सामान्य माइक्रोस्कोप, जिसकी पावर सिर्फ 10x थी। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई गई, इसकी पावर 10 × 10x थी। तो 10x और 10 × 10x आप इस तरह से देखेंगे कि 10 × 10x पर इसकी थियरी कितना ज्यादा जो है वो हाईलाइट हुई है, कितना ज्यादा डिस्कस में आई है। तो इस तरह से इनकी थियरी को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को बनाया, और माइक्रोस्कोप को बनाने के बाद इन्होंने अपने सिद्धांतों का अध्ययन किया
इन्होंने अपने सिद्धांतों का अध्ययन किया और सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद सेल नाम दिया। सेल नाम देने का श्रेय इन्हीं को जाता है और इनकी लिखी हुई बुक है माइक्रोग्राफिया। कौन सी बुक लिखा इन्होंने? माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया नामक बुक इन्होंने लिखा। माइक्रोग्राफिया नामक बुक इन्होंने लिखा। माइक्रोग्राफिया नामक बुक इन्होंने लिखा और माइक्रोग्राफिया नामक बुक में इन्होंने ढेर सारे जो है ऐसे जीवों का, ऐसे वनस्पतियों का, ध्यान रहे सबसे पहले उन्होंने डेड सेल, कॉर्क सेल का अध्ययन किया था। तो ऐसे कोशिकाओं का अध्ययन इन्होंने किया जो कि बहुत ही क्रिटिकल थी। हम उस समय तक सेल के विषय में जानते ही नहीं थे कि सेल होती क्या है, कोशिका होती क्या है और उस कोशिका में जो है किस तरह के जो है बॉडी कोशिकांग रहते हैं। तो कोशिकांगों के रहने का स्थान जो है किस तरह से होगा, यह जो है इन्होंने सबसे पहले डिस्कस किया था। तो आइए आगे देखते हैं। 1668 में फ्रांसिस्को रेड्डी, 1668 में फ्रांसिस्को रेड्डी नामक साइंटिस्ट, इन्होंने सबसे पहले जो इसके पहले आपने देखा स्पॉन्टेनियस थियरी दी गई, स्वतः जननवाद की थियरी दी गई। तो फ्रांसिस्को रेड्डी पहले साइंटिस्ट रहे जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से यह प्रूव कर दिया कि जीवाद जीवोत्पत्तिवाद सही है, जो बायोजेनेसिस थियरी सही है, ए बायोजेनेसिस थियरी सही नहीं है। किसी जीव से जीव की उत्पत्ति हो सकती है लेकिन बिना जीव के जीव की उत्पत्ति होना असंभव है। तो बायोजेनेसिस थियरी दिया इन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में। तो इस तरह से आपने देखा। अब आइए और आगे चलते हैं। 1675 से लेकर के 1680, जो 1668 से लेकर के 1668 से लेकर के 1680 तक जो है इन्होंने 1675 से लेकर के 1680 तक 5 सालों तक इन्होंने जो सर एंटनी वान लीवेनहॉक इन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, अपने द्वारा स्वयं की बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी से बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ध्यान रहे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी लाल रुधिर कणिका और शुक्राणु की कोशिका, ध्यान रहे बैक्टीरिया, लाल रुधिर कणिका और शुक्राणु की कोशिका और जो है प्रोटोजोआ, इनके विषय में सबसे पहले अगर अध्ययन किया है तो सर एंटनी वान लीवेनहॉक ने किया है। तो इस तरह से एंटनी वान लीवेनहॉक का नाम बहुत ही सम्मानजनक है, इसलिए कि इन्होंने सबसे पहले माइक्रोब्स के विषय में स्टडी कराया, ऐसे जीवों के विषय में स्टडी कराया जो सूक्ष्म थे, बहुत ही सूक्ष्म थे, ऐसे जीवों का अध्ययन कराया। 1693 से लेकर के 1704 तक, 1693 से लेकर के 74 तक, 1704 मीन्स 1704, 1693 से लेकर के 1704, जॉन रे नार्वस का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जॉन रे नार्वस का। इन्होंने कीटों, सर्पों, चौपायों को और पादपों को वर्गीकृत कर दिया, कीट को अलग वर्गीकृत कर दिया, चौपायों को, चार पैरों पर चलने वाले जीवों को अलग वर्गीकृत कर दिया, सर्पों को जो रेप्टाइल्स थे, रेत करके चलने वाले जीव थे, इनको अलग वर्गीकृत कर दिया। इस तरह से इन्होंने पादपों को अलग वर्गीकृत कर दिया। इस तरह से इन्होंने वर्गीकरण करने का श्रेय सबसे पहले जो है वनस्पतियां अलग कर दिया, जंतुओं को अलग कर दिया, इसका श्रेय जाता है जॉन रे नार्वस्का को। इसके बाद आइए अगले जो है साइंटिस्ट को देखते हैं। 1735 से लेकर के 1758 तक, 1758 तक, कैरोलस लिनियस, जिसका नाम आप लोग खूब जानते होंगे, इनका पूरा नाम है कार्ल वान लिनियस। इन्होंने बाइनामिन कल्चर सिस्टम, द्विनामकरण पद्धति, जैसे हमको अगर मूली का लेना हुआ नाम तो राइफेनस सटाइवस, अरहर का लेना हुआ कैजेनस कजान, पालेजीनस, उसके बाद स्पीसीज, और उसके विषय में ये कैसे लिखे जाएंगे, लिखने का श्रेय और उनका जंतु वैज्ञानिक नाम, उनका वानस्पतिक नाम रखने का श्रेय, देने का श्रेय सबसे पहले जाता है कार्ल वान लिनियस को, जिन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, ध्यान रहे कि इनकी पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, इन्होंने अपनी पुस्तक में सबसे पहले जो है
ऐसे जीवों का अध्ययन किया कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, अर्थात इनको ये कहा जाए कि द्विनाम पद्धत के ये जन्मदाता रहे। फिलहाल मैं इसकी थियरी को पार्ट में करके अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दूंगा। फिर भी आप लोग इसको देखते रहिए, समझते रहिए, नाम को पूरी तरह से रखते रहिए, जानते रहिए कि क्या है वास्तव में, एक्चुअल थियरी है क्या, इन्होंने दिया क्या है। तो मैंने अपने थियरी में बताया कि इन्होंने आधुनिक वर्ग की मॉडर्न टेक्सोनॉमी का, इसलिए इनको मॉडर्न टेक्सोनॉमी का जनक बोला गया। किसको बोला गया मॉडर्न टेक्सोनॉमी का जनक? मॉडर्न टेक्सोनॉमी का जनक बोला गया जो है, माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया आपको कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो आधुनिक वर्गीकरण का श्रेय जाता है, या आधुनिक वर्गीकरण का श्रेय या जाता है जो है कार्ल वॉन लिनियस को, जिसको कहा गया, जिन्होंने बाइनॉमिनकल्चर सिस्टम में अपने नाम पर खुद रख लिया था कैरोलस लिनियस। और जब ट्रिपल नॉमेनक्लेचर सिस्टम आया तो अपने नामकरण को इन्होंने फिर चेंज किया, कैरोलस लिनियस। तो इनका पूरा नाम था, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कार्ल वॉन लिनियस, लेकिन यहां पर जो है कैरोलस लिनियस। तो यहां पर आपने देखा कि ये ऐसे हैं जिनको मॉडर्न टेक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है। इनको कहा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी है। इसके बाद आइए देखते हैं अगले साइंटिस्ट 1749 से लेकर के 1804 तक। ध्यान दीजिएगा, मैं बिफोर क्राइस्ट से चला हूं और एडी में पहुंचा हूं, बीसी से चला हूं और एडी में आकर के पहुंच गया हूं। तो मैंने बताया है कि ईयर आप लोग जरूर नोट करते रहिएगा। ईयर में 1749 से लेकर के 1804 तक जो है साइंटिस्ट हैं जॉर्जिस ब्यूफो। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखा था, जिस पुस्तक का नाम था हिस्टोयर नेचुरल में इन्होंने अनेक प्रकार के जीव जंतु और पौधों का अध्ययन किया, ढेर सारे जीव जंतु और पौधों का अध्ययन किया इन्होंने। तो इस तरह से आपने देखा। अगले साइंटिस्ट है 1755 में रसेल वॉन रोजेनहॉफ, जिनका नाम अब आप लोग जानना शुरू करेंगे। अब आप लोग जान रहे होंगे क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिकों की श्रेणी में आ रहे हैं। रसेल वॉन रोजेनहॉफ ने सबसे पहले अमीबा प्रोटियस की खोज किया। अगर ये कहा जाए हु डिस्कवर्ड द अमीबा प्रोटियस, तो कौन डिस्कवर किया अमीबा प्रोटियस को? रसेल वॉन रोजेनहॉफ ने। तो रसेल वॉन रोजेनहॉफ ने अमीबा प्रोटियस को सबसे पहले खोजा है। आइए अगला देखते हैं 1765 में लाज़ारो स्पेलंजानी इन्होंने कहा कि जो अपना एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कि आजीवाद जीवोत्पत्तिवाद नहीं, माय डियर फ्रेंड्स। आजीवाद जनन मींस एबायोजेनेसिस रिप्रोडक्शन के सिद्धांत को कहा कि गलत है। जब एबायोजेनेसिस है, वो आजीवात है, तो उसमें जनन कहां से होगा? जब किसी जीव में जीव है ही नहीं, प्राण है ही नहीं, तो रिप्रोडक्शन करेगा कैसे? तो उन्होंने यह कहा कि यह पूरी तरह से थियरी गलत है, आजीवात रिप्रोडक्शन यह गलत है। वह जो है बायोटिक रिप्रोडक्शन के विषय में अध्ययन किया और बताया कि जब जीव पैदा होता है, उसी जीव से नए जीव की उत्पत्ति होती है। और तो आगे चलते हैं सन 1772 में 1772 में कोर्टी नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने सबसे पहले जो है जीव द्रव्य का अध्ययन किया। अगर ये पूछा जाए सर्वप्रथम जीव द्रव्य के विषय में जो है प्रोटोप्लाज्म के विषय में किसने अध्ययन किया, तो कोर्टी ने किया। ध्यान रहे, पुरकिंजे ने यह कहा था इट इज ए बेसिस फिजिकल ऑफ लाइफ। पुरकिंजे की थियरी है कि जीव द्रव्य के विषय में पुरकिंजे ने कहा इट इज ए बेसिस फिजिकल ऑफ लाइफ। लेकिन इन्होंने कहा, कोर्टी ने कहा कि नहीं, जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य जीवन का एक भौतिक आधार है। जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। और उसी के विषय में कोर्टी ने अध्ययन किया और बताया। सन 1796, आइए आगे बढ़ते हैं, 1796 जिसमें जॉर्ज क्यूवियर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने ढेर सारे फॉसिल के विषय में स्टडी किया, इसलिए इनको फॉसिल साइंस जो है फादर ऑफ फॉसिल साइंस बोला जाता है।
फादर ऑफ फॉसिल साइंस बोला जाता है, जीवाश्म विज्ञान का पिता बोला जाता है। अगला आगे चलते हैं। सन 1800 में फ्रैंकाइज विकेट इन्होंने आधुनिक भौतिकी की नींव डाली। हिस्टोलॉजी क्या होती है, आधुनिक भौतिकी अर्थात हिस्टोलॉजी क्या है, इसके विषय में सन 1800 में फ्रैंकाइज विकेट ने अध्ययन किया था और बताया। आइए आगे बढ़ते हैं। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, जिनका पूरा नाम आप लोग सुन ही रहे हो, लैमार्क लोग कहते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क इन्होंने फ्रांस के जीवाश्म में फिलोसोफिक जियोलॉजिक नाम की अपनी एक पुस्तक लिखी थी। फिलोसोफिक जियोलॉजिक की पुस्तक जो है के जनक कौन थे, फिलोसोफिक जियोलॉजिक पुस्तक किसने लिखा था, तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने लिखा था। और इन्होंने यह बताया, इनकी एक ही थियरी जो रही जो सबसे जो है अपवादजनक थियरी रही, इन्होंने 7 थियरियां दिया है और अपनी पहली थियरी इन्होंने अपवादजनक थियरी दे दिया। इनकी पहली थियरी यह रही है, द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत, अर्थात वह रूप से अर्जित किए हुए लक्षणों की वंशानुगत हो जाती है। अर्थात इनके कथनानुसार गायक का बेटा गायक होना चाहिए, वादक का बेटा वादक होना चाहिए, पहलवान का बेटा पहलवान होना चाहिए, लोहार का बेटा लोहार होना चाहिए। इनकी थियरी का अर्थ ये रहा। तो इन्होंने कहा कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति होती है, जबकि यह सही नहीं है। बाद में इस थियरी को क्रिटिसाइज किया गया और बाद में इस थियरी को गलत घोषित किया गया, लेकिन थियरी देने का श्रेय जाता है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क को, और इस थियरी को इन्होंने अपनी पुस्तक फिलोसोफिक जियोलॉजिक में दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। 1817 में साइंटिस्ट पैडर, जिनका पूरा नाम है क्रेमर पैडर ने सबसे पहले मुर्गे के तीनों प्राथमिक जनन स्तरों को बाहर जनन स्तरों का अध्ययन कर दिया। मुर्गे के तीनों प्राथमिक जनन स्तरों का अध्ययन करने का श्रेय जाता है क्रेमर पैडर को। इसके बाद साइंटिस्ट आते हैं 1824 में रेने डिटोरोसिस्ट, इन्होंने बताया कि जीव शरीर कोशिका से बनता है। क्या बताया कि कोई भी जीव है उसकी बॉडी जो होती है वह एक सेल से बनती है, वह एक कोशिका से बनती है, बिना कोशिका का कोई जीव नहीं बनता है। आगे देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद आते हैं साइंटिस्ट प्रियोस्ट एंड ड्यूमास, ध्यान दीजिएगा, प्रियोस्ट एंड ड्यूमास, जो 1824 में ये अपनी थियरी कब दिए, 1824 में। इन्होंने सबसे पहले बताया कि मेढक का जो अंडा होता है, एग होता है, उसमें किस प्रकार से क्लीवेज होते हैं, डिवीजन किस प्रकार से हो रहा है मेढक के अंडे में, तो डिवीजन किस प्रकार से हो रहा है, यह थियरी अगर देने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आ जाता है जो है रेने डिटोरोसिस्ट को, और उसके जाता है प्रियोस्ट और ड्यूमास को। अब आइए देखते हैं 1827 में कार्ल वान बेयर ऐसे वैज्ञानिक है जिनको कहा गया आधुनिक फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी, आधुनिक भ्रौणकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी, आधुनिक भ्रौणकी का जनक इनको बोला गया। अर्थात भ्रूण विज्ञान की खोज किया, अंडाणुओं की खोज किया इन्होंने। 1828 में आइए रॉबर्ट ब्राउन के विषय में सबसे जो है अच्छी तरह से आप जान लीजिएगा कि रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने सबसे पहले ब्राउनियन मोशन के विषय में डिस्कस किया कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है, ब्राउनियन गति क्या होती है, इस गति का वर्णन किया है। कार्ल वान बेयर 1830 में कार्ल वान बेयर ने जो बताया कि बायोजेनेटिक लॉ क्या होता है, बायोजेनेटिक लॉ को इन्होंने प्रतिपादित किया था। और ध्यान रहे कि इन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का अध्ययन किया। अगर इनको पूछा जाए केंद्रक हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, तो रॉबर्ट ब्राउन। इन विच ईयर 1831, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का अध्ययन किया। 1833 पुरकिंजे जिसके विषय मैंने बताया कि
बॉडी के अंदर जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं इनका अध्ययन किया। तो स्वीट ग्लैंड का अध्ययन करने का श्रेय अगर जाता है तो जाता है किसको? वह पुरकिंजे को जाता है। इसके बाद आते हैं साइंटिस्ट 1834 से लेकर के 40 तक, जॉहानिस मूलर, मूलर नाम के वैज्ञानिक, जिनको तुलनात्मक कार्यकी की स्थापना, जिन्होंने तुलनात्मक कार्यकी की स्थापना किया कि तुलनात्मक कार्यकी क्या होती है, मीन्स जो है कंपैरेटिव फिजियोलॉजी, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी, तुलनात्मक वर्ग की, तुलनात्मक कार्यकी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है इनकी, कार्यकी क्या है इनकी, इसका अध्ययन किया है। इसके बाद साइंटिस्ट हैं 1835 में रिचर्ड ओवेन, जिन्होंने ट्राइकिनेला नामक जीव की खोज किया है, ट्राइकिनेला नामक जीव की खोज किया है। इंपॉर्टेंट में आइए सन 1838 से लेकर के 1839 में स्लीडन और स्वान, जिन्होंने सबसे पहले सेल थियरी को दिया। अगर कहता हु डिस्कवर्ड द सेल थियरी या हु कॉज्ड द सेल थियरी, डॉक्टर स्लीडन एंड स्वान। तो स्लीडन और स्वान ने सबसे पहले सेल थियरी के विषय में अध्ययन किया। कोशावाद क्या है, कोशा सिद्धांत क्या है, कोश के मत के विषय में अध्ययन किया है। और पुरकिंजे ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म नाम दिया सन 1840 में। 1840 में पुरकिंजे ने सबसे पहले कहा कि जो सेल के अंदर ये लिक्विड फिलअप हुआ है, या लिक्विड जो है यह प्रोटोप्लाज्म है। क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। इसके बाद 1841 में रॉबर्ट रीमैक, 1841 में रॉबर्ट रीमैक, इन्होंने कोशिका विभाजन को बताया। उसने कहा कि एमाइटोसिस मीन्स न तो माइटोसिस है न ही मियासिस, एमाइटोसिस, असूत्री कोशिका विभाजन। तो असूत्री कोशिका विभाजन देने का श्रेय जाता है, असूत्री कोशिका विभाजन देने का श्रेय जाता है रॉबर्ट रीमैक को। 1842 में आइए देखते हैं, 1842 में, 1842 में स्टीन स्ट्रप ने मेटाजेनेसिस थियरी दिया। क्या दिया? मेटाजेनेसिस थियरी दिया। और ये बताया कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, पीढ़ी एकांतरण क्या होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से पीढ़ी एकांतरण के विषय में बताया गया। रिचर्ड ओवेन, इन्होंने समजात और समरूप अंगों की व्याख्या किया 1843 में। समजात अंग कौन से हैं, समवृत्ति अंग कौन है? 1843 में इन्होंने इसके विषय में अध्ययन किया कि समजात अंग क्या है और समवृत्ति अंग क्या है। 1846 में ह्यूगो डिवरीज ने म्यूटेशन थियरी दिया, उत्परिवर्तनवाद दिया। अपने इस उत्परिवर्तनवाद में इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जीवों के अंदर होने वाला आकस्मिक और एकाएक ऐसा परिवर्तन जो कि वंशानुगत हो, जो कि वंशानुगत, ये नहीं कि एक पीढ़ी चलने के बाद अगली पीढ़ी में इसके कैरेक्टर समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं। ऐसा कैरेक्टर जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, वंशानुगत हो, ऐसे थियरी को इन्होंने कहा कि म्यूटेशन है, उत्परिवर्तन है। तो उत्परिवर्तन सिद्धांत अगर देखा जाए तो किसने दिया है? ह्यूगो डिवरीज ने दिया है। अब आइए देखते हैं हॉफमिस्टर ने सबसे पहले केंद्रक के डिवीजन के विषय में डिस्कस किया। और हॉफमिस्टर ने 1848 में, ध्यान रहे 1848 में, 1848 में यह बताया कि किस तरह से जो सेल में डिवीजन, न्यूक्लियस में डिवीजन किस प्रकार से होता है। और वहां पर इन्होंने जो है क्रोमोसोमों का भी अवलोकन किया। कोलिकर के विषय में आप लोगों ने सुना होगा अच्छी तरह से, जिन्होंने कीट पतंगों की पेशियों में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, लेकिन नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया। इन्होंने कहा कि स्मॉल पार्ट ऑफ मसल्स, देयर स्ट्रक्चर आर ग्रैन्यूल लाइक, एक कणिका के समान संरचना है, लेकिन क्या है वो संरचना, इसके विषय में अध्ययन जो है नहीं किया उन्होंने। 1857 से लेकर के 1881 तक, 1881 तक मिली एडवर्ड्स ने कोशिका के आधार पर कोशिका का श्रम विभाजन कर दिया। कोशिका के आधार पर कोशिका का श्रम विभाजन कर दिया। और रुडोल्फ जो है 1858 में रुडोल्फ विर्कोव ने कहा कि
कि जितनी भी कोशिकाएं हैं इन सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। प्री एग्जिस्टिंग सेल, all originating cell is also occur to the pre-existing cell. All originating cell is also occur to the pre-existing cell. अर्थात जितनी आधुनिक कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है यह अपनी सभी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। इसके बाद आ जाइए 1859 में चार्ल्स राबर्ट डार्विन जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अर्थात प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा नई जातियों का विकास। तो इस तरह से आपने देखा ये थियरी चल रही है। अब आइए 1859 में देखा जाए, लैम्बल नाम के साइंटिस्ट ने एंटामीबा हिस्टोलिटिका की खोज किया 1859 में। 1861 में लुई पास्चर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि सजीवों से ही जीव की उत्पत्ति होती है, जीवात की उत्पत्ति होती है, अजीवात की उत्पत्ति गलत है। 1864 में अर्नेस्ट हैकल इन्होंने रिकैपिचुलेशन थियरी दिया, पुनर्जनन सिद्धांत दिया। रिकैपिचुलेशन थियरी, पुनर्जनन सिद्धांत, इसका अर्थ यह होता है कि आदमी मर जाता है फिर से दूसरा जन्म लेता है। तो इसको सबसे पहले साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल ने कहा था 1864 में। आइए आगे देखते हैं 1866 में ग्रेगर जॉन मेंडल जिन्होंने 1866 में अपने आनुवंशिकी के नियम को प्रतिपादित कर दिया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा गया। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकी विज्ञान का पिता इनको कहा गया, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। 1870 में जो है फ्रेडरिक मिशर इन्होंने न्यूक्लियो प्रोटीनों को अलग किया और डीएनए की खोज किया। न्यूक्लियो प्रोटीन को अलग करना और उस डीएनए की खोज करने का श्रेय जाता है फ्रेडरिक मिशर को। अगले साइंटिस्ट हैं फ्रेडरिक लॉस जिन्होंने एंटामीबा हिस्टोलिटिका नामक डिजीज, इससे एंटामीबा हिस्टोलिटिका या जो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका या आदमी के बॉडी में जाकर के जो है खूनी पेचिश पैदा कर देती है, तो यह इसका अध्ययन किया एंटामीबा हिस्टोलिटिका का एडवर्ड स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले न्यूक्लियोप्लाज्म नाम दिया था। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड फिलअप होता है उस लिक्विड को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म नाम देने का श्रेय जाता है एडवर्ड स्ट्रासबर्गर को। 1879 में वाल्टर फ्लेमिंग ने कहा 1879 में इन्होंने दिया, और इन्होंने 1882 में माइटोसिस शब्द का प्रयोग किया है। ध्यान दीजिएगा 1882 में माइटोसिस शब्द का प्रयोग अगर किसी ने किया है तो है वाल्टर फ्लेमिंग ने सबसे पहले। चार्ल्स लेब्रॉन 1880, साइंटिस्ट चार्ल्स लेब्रॉन कौन से सन में 1880 में इन्होंने मलेरिया पैरासाइट की खोज किया कि मानव में मलेरिया पैरासाइट कैसे आते हैं। तो मानव में मलेरिया पैरासाइट की खोज करने का श्रेय जाता है चार्ल्स लेब्रॉन को। रिंके और 1881 में रिंके और रोडवाल्ड साइंटिस्ट इन्होंने जीवद्रव्य का रासायनिक विश्लेषण कर दिया कि जीवद्रव्य का रासायनिक विश्लेषण किया और ये बताया कि किस तरह से जीवद्रव्य आसानी पूर्वक डिवाइड होता है, जीवद्रव्य में क्या क्या मिले हुए होते हैं, क्यों इनको जीवद्रव्य का नाम दिया गया, क्यों इनको हम जीवद्रव्य कहते हैं। इसलिए जीवद्रव्य कहते हैं कि इसी से ही जीवन की उत्पत्ति होना संभव है। फ्रांसिस गाल्टन इनको जो है फादर ऑफ यूजेनिक्स बोला गया, फादर ऑफ यूजेनिक्स, सुजनानिकी के पिता बोला गया, फादर ऑफ यूजेनिक्स बोला गया। कैमिलियो गाल्गी जिन्होंने गाल्गी apparatus की खोज किया यह भी जानते हैं। और गाल्गी 1885 में 1885 में गाल्गी apparatus की खोज तो किया ही, एक और इनका इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दूं कि मलेरिया पैरासाइट का जीवन चक्र जो लाल रुधिर कणिका में चलता है, आरबीसी में लाल रुधिर कणिका में जो मलेरिया पैरासाइट का चक्र चलता है, इन्होंने सबसे पहले इसके विषय में डिस्कस किया। 1885 में ऑगस्टस बीजमान इन्होंने जर्म प्लाज्म की खोज किया। ऑगस्टस बीजमान ने जर्म प्लाज्म की खोज किसको कहा, थियरी ऑफ जर्म प्लाज्म। वान वेंडन इन्होंने सेंट्रोसोम की खोज किया है। वान वेंडन ने 1887 में जो है
वो जो है सेंट्रोसोम की खोज किया। 1888 में वर्ल्डेयर इन्होंने क्रोमोसोम की खोज किया, क्रोमोसोम शब्द नाम दिया। क्रोमोसोम नाम देने का श्रेय जाता है 1888 में वर्ल्डेयर को। और 1888 में ही सटन और बवेरी, दो साइंटिस्ट जिन्होंने सेंट्रोसोम भी नाम दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि और क्रेमर और वेंडा 1897 में, क्रेमर वेंडा 1897 में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में अध्ययन किया और माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। क्रेमर वेंडा के द्वारा ही दिया गया नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोस प्लस कॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रिया थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल माइटोकॉन्ड्रिया। और जिसके विषय में डॉक्टर रोनाल्ड रॉस सन 1897 में इन्होंने ये बताया कि जो मादा मच्छर के काटने से ही मलेरिया फैलता है, जो नर मच्छरों में काटने वाले उपांग नहीं पाए जाते। इसका श्रेय जाता है डॉक्टर रोनाल्ड रॉस को। और लास्ट के वैज्ञानिक के विषय में बता दूं कि कैमिलियो गोल्गी, इन्होंने गोल्गी काय की खोज किया, उसका वर्णन किया। इस विषय में आप लोगों ने देखा कि मैंने एंशिएंट पीरियड बता दिया, डार्क एज ऑफ पीरियड बता दिया और रिवाइवल पीरियड बता दिया। आप लोगों ने देखा अभी जो मैंने रिवाइवल पीरियड बताया है, पुनर्जागरण काल बताया है, इस पुनर्जागरण काल में ढेर सारे साइंटिस्ट ऐसे आते हैं जो कि जिनके विषय मैंने आपको बताया और उनके नामकरण के विषय बताया, उनका नाम बताया मैंने आपको। तो यहाँ तक की थियरी है। अब वर्तमान काल के वैज्ञानिकों में फार्मर, मुरे, सटन, बेवेरी, मैकवेल, ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल लिनियस, कार्ल लैंडस्टीनर, वीनर, विलियम वेटसन, ये सारे साइंटिस्ट हैं। तो वर्तमान वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं और वर्तमान वैज्ञानिक की थियरी क्या क्या आ रही है, आधुनिक थियरियां क्या क्या आ रही हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस थियरी को, इस टॉपिक को मैं अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। मैं एक बार फिर कह दे रहा हूं, जो टॉपिक मैंने बताया है आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे हर टॉपिक को ईयर वाइज और साइंटिस्ट का नाम मैंने बताया, उन्होंने कौन सी डिस्कवरी किया है, या सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर आपको मिलेगा जिसका नाम है अलीमुद्दीन शेख कौदरी। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप लोगों के आने वाले एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सहूलियत मिल सके, आसानी मिल सके। इस तरह से मैं आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूं। और हमारा लास्ट का पॉइंट है वर्तमान थियरी, और वर्तमान थियरी के बाद फिर हम पहुंचेंगे बॉटनी के हिस्ट्री में, बॉटनी की थियरी बताना शुरू करेंगे और वहां पर ढेर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका डिस्कस मैं अपने अगली थियरी में करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।